चलिए नमस्कार। आज हिस्ट्री के क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 का चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। कुल मिलाकर के 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त कर दिए। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़े थे साम्राज्यवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, इसको भी समाप्त कर दिए ना। आज हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का मतलब पहले समझ लीजिए। इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, लेकिन हिंद का मतलब आपके दिमाग में बन रहा होगा हिंदुस्तान, गलत है। चीन का मतलब बन रहा होगा चीन देश, ये भी गलत है। हिंदुस्तान की भी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, न चीन की चर्चा करेंगे। हिंद चीन में आता है 3 देश। हिंद चीन में कितना देश आता है? 3 देश। उसमें याद रखिएगा हम लोग वहां के राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, है कि नहीं। हिंद चीन में जो देश आता है, आपके दिमाग में कोई भी आदमी है उसके दिमाग में तो यही आया कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान, चीन का मतलब चीन देश, समझे कि नहीं। पढ़ना इसीलिए जरूरी है। आपके ही दिमाग में बन रहा था कि हिंदुस्तान और चीन की कहानी इसमें आएगी, नहीं आएगी। हिंदुस्तान और चीन को पढ़ना ही नहीं है। हिंद चीन का मतलब हिंदुस्तान और चीन होता ही नहीं है। हिंद और चीन में 3 देश आते हैं। इनका हिंद और चीन नाम क्यों पड़ा, यह बात समझने का चीज है। तो इसमें जो 3 देश आते हैं उसमें तीनों देश का नाम जान लीजिए। सबसे पहला देश का नाम है लाओस, दूसरा नाम है कंबोडिया और तीसरा देश का नाम है वियतनाम। समझ में आ गई बात? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यही 3 देश की चर्चा इस चैप्टर में होगी। तो सर इसको हिंद का है नाम दिया गया, तो देखिए ये यहां पे देखिएगा पूरा अगर वर्ल्ड का मैप निकालिए, तो पूरा अगर वर्ल्ड का मैप निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, यहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर देखिएगा तो यूरोप है, इधर एशिया है ना, इधर पूरा यूरोप है, और इधर क्या है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका है कि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा तो भारत है। देखिए यही भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा नक्शे में, यहां पे भारत है। और भारत के ठीक बगल में जाइएगा, है ना, तो देखिए यहां लिखा हुआ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इन लोगों के बाद जाइएगा तो देखिए थाईलैंड है, और ठीक इसके बाद जाइएगा तो यहां पर देखिए 2 देश आपको नजर आएगा। एक छोटा सा लाओस, एक मिनट, एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? लाओस, है कि नहीं। क्या नाम है इसका? लाओस। देखिए यहां पे कहां था जी? क्या इसी से देखिए, नहीं यहां से देखिए ना, छोड़िए ना। देखिए यहां पे, यहां भारत है, भारत ठीक बगल में देखिएगा तो यहां देखिए लाओस लिखा हुआ है, लाओस। और लाओस के ठीक नीचे देखिएगा कंबोडिया है, ये देखिए गुलाबी कलर से कंबोडिया है। एक एकदम पतला इस तरह से देखिएगा तो यहां वियतनाम है। क्या है? वियतनाम है। समझ में आ रही है बात ना। आप क्या देख रहे हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और देखिएगा फिगर तो बहुत सारे देशों में आप देखिएगा, यहां पे भी देखिए इसको, यहां पे देखिए, यहां पे आपको भारत दिखाई देगा। भारत के ठीक बगल में देखिए वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। सारे जगहों पर अगर आप देखिएगा इस तरह से, अगर आप मानचित्र को खोलिएगा तो आपको हर जगह किसी भी चीज को, मानचित्र को अगर खोलिएगा तो देखिए यहां पे आपको यहां पे दिखाई देगा। देखिए बगल में है ना, किसी भी चीज को देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा। और अगर इसी को अगर हम बड़ा करके देखें तो, अगर इसको अगर बड़ा करके देखिएगा तो पूरा अगर बड़ा करके देखिएगा तो आपको देखिए क्या नजर आएगा से, है ना। देखिए ध्यान से, यहां पूरा अगर इसको बड़ा करके देखिएगा तो आपको देखिए कैसे नजर आएगा से। देखिए यहां पे, यहां देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, इससे और हटाइए,
देखिए यहां पे भारत के ठीक बगल में इधर देखिएगा थाईलैंड, यहां देख रहे हैं हाथियों का देश है। इसके देखिए यहाँ पे लाओस हो गया, और लाओस के ठीक नीचे क्या है, कंबोडिया है। लाओस यहां देख रहे हैं ना किस आकृति का है से, लाओस हो गया, ये क्या हो गया, कंबोडिया हो गया, और इसके इधर क्या है, वियतनाम है। क्या है, वियतनाम। अब समझ में आ रही है बात। हम लोगों को इसी तीनों देश के बारे में अध्ययन करना है, राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करना है। क्लियर हो गए। तो इसका सर हिंद चीन काहे नाम पड़ गया, तो ध्यान से समझिए। भारत के बगल में होने की वजह से लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो बोलचाल है, जो देवी देवताओं की पूजा है, वह हिंदुस्तान की तरह है। वह कैसे है, हिंदुस्तान की तरह है। वहां की सभ्यता और संस्कृति पर है ना प्रभावित कौन किया हुआ है, हिंदुस्तान है ना। यहाँ के भी लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो चूंकि हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कृति की यहाँ पे रक्षा की जाती है, यहाँ की भाषा को पूजनीय बनाया गया है, यहाँ के लोग जो है से भारतीय है ना हिंदुस्तानी संस्कृति को निभाते हैं, लाओस और कंबोडिया में, जिसकी वजह से इसको हिंद कहा गया है। क्या कहा गया है, हिंद। और जो वियतनाम है, इसके ठीक बगल में चीन है, वहां पे चीन की सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रसार है ना, चीनी सभ्यता की बहुत ज्यादा प्रसार है। और यह जो वियतनाम है, बार बार चीन के लोगों ने यहाँ पे कब्जा भी किया। चीन कमजोर पड़ा तो आजाद भी हुआ, फिर गुलाम हुआ, फिर आजाद हुआ, फिर गुलाम हुआ, फिर आजाद हुआ। यह सिलसिला चलते रहा है। उसी का प्रभाव की वजह से, चीन की सभ्यता संस्कृति के प्रभाव की वजह से इसको चीन की सभ्यता कहते हैं, और इसको हिंदुस्तान की सभ्यता का प्रभाव की वजह से हिंद कहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हिंद चीन। क्या बोलते हैं, हिंद चीन। हिंद चीन का मतलब हिंदुस्तान और चीन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। अब कितने बच्चों को समझ में आ गई। यही पढ़ने का फायदा है, आया समझ में, यही पढ़ने का फायदा है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़े, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग निकाल लेंगे। आइए, अब आपका स्वागत है बिट्टू सर के क्लास में, जिस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री में हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब हम आपको बताएंगे कि हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो 3 देश। कौन कौन, लाओस, कंबोडिया, हाँ अब कैसे पढ़ रहे थे याद हो रहा है, कंबोडिया और वियतनाम। यही पढ़ाई का फायदा है कि आप जब पढ़िएगा तो आपको आएगा ही आएगा, नहीं पढ़िएगा भैया नहीं आएगा। अब हम लोग नक्शा को देख लिए हैं बढ़िया से, आपको नजर आएगा कि इधर लाओस है, इसके ठीक नीचे आपको कंबोडिया है, और इधर जो है से क्या है, वियतनाम है। ये क्षेत्र क्या है, वियतनाम है। ऐसे ही ना बनाया हुआ है। इन दोनों पर किसका प्रभाव है, हिंद का माने हिंदुस्तान का, और इधर प्रभाव किसका है, चीन का। ये तो समझ में आ गई बात आप लोगों को। इसीलिए इसको हिंद चीन कहा जाता है। नहीं पढ़ते तो बुझेबे नहीं करता, पढ़ रहे तो पता चल रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। अब देख लीजिए क्यों कहा गया, तो इसको भी हम लिखवा देते हैं कि इधर जो है से हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता है, हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता है। समझ में आ गई कि नहीं बात। हिंदुस्तान की तरह ही सब कुछ है। इधर क्या है, चीनी संस्कृति और सभ्यता है, चीनी संस्कृति सभ्यता है। आ गया समझ में। इधर चीनी संस्कृति सभ्यता है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, वियतनाम हमेशा चीन इसको कब्जा करते रहा है। इस वियतनाम को हमेशा चीन क्या करते रहा है, कब्जा करते रहा है, कब्जा करते रहा है, करते रहा है। समझे कि नहीं। हमेशा चीन इसको क्या करते रहा है, कब्जा करते रहा, इसको अपना समझते रहा है। अब स्थिति को समझ लीजिए। अगर हम लोग हिंद चीन की अगर बात कर ले, तो हिंद चीन के उत्तर में क्या है, देखिए हम इसकी चौहद्दी बता देते हैं ताकि आपको नक्शा पर भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया आपका पश्चिम, और इधर हो गया आपका क्या चीज, पूरब।
उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं उत्तर को नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं ईस्ट। समझ में आ गई बात? तो अगर उत्तर में जाइएगा तो हिंद चीन के उत्तर में, यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के उत्तर में अगर आप चले जाइएगा तो वहां पे मिल जाएगा चीन और म्यांमार। क्या मिल जाएगा? चीन मिल जाएगा आपको और म्यांमार मिल जाएगा, चीन और म्यांमार। अगर आप दक्षिण में आइएगा तो यहाँ एक सागर मिलेगा, जो सबसे बड़ा सागर है, समुद्र, सबसे बड़ा समुद्र, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है जिसका नाम है दक्षिण चीन सागर। इसका नाम है क्या चीज? दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। और यह विश्व का सबसे बड़ा सागर है। समुद्र सबसे बड़ा कौन है? दक्षिण चीन सागर। याद रहेगा? सीखते चलिए, समझते चलिए। इसके बाद जैसे ही आप पश्चिम में आइएगा तो पश्चिम में आपको हम दिखाए थे नक्शा में कि थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड है। थाईलैंड लोग घूमने के लिए जाते हैं, हाथियों का ही देश है थाईलैंड, है ना। और वहां पर जो है सुंदरियों का ही नगर है। थाईलैंड घूम करके आइएगा तो बढ़िया बढ़िया वहां सुंदरी मिलेगी, वहां घूम करके आइए, देख करके आइए, है कि नहीं? थाईलैंड है, घूमने वाला जगह है। पूरब में जाइएगा तो पूरब में भी आपको यही सागर पड़ जाएगा, यानी कि पूरा ही सागर मैंने ये किए हुए है, दक्षिण चीन सागर। तो इस प्रकार से इसका भौगोलिक स्थिति को समझ लिए आप लोग, है कि नहीं? इसका क्या समझ लिए? भौगोलिक मैंने भौगोलिक चीजों को समझ लिए कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, एकदम याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बना लीजिए कि इसी देश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने विश्लेषण कर दिया, है कि नहीं? अब इसके इतिहास के बारे में समझेंगे। भूगोल तो पढ़ लिए, अब इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। एक एक बातों को ध्यान से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो हिंद चीन का इतिहास देख लीजिए, हिंद चीन का इतिहास। तो हिंद चीन का इतिहास क्या है बाबू, वो समझ लीजिए। देखिए, हिंद चीन का इतिहास 4वीं शताब्दी की बात करें। 4वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 4वीं शताब्दी यानी कि 300 से 400 वर्ष। एक पहले जैसे चौथा बोलेंगे तो 3 से जोड़िएगा, 300, 400। 21वीं बोलेंगे तो 2000 से 2100, समझे कि नहीं? 20वीं शताब्दी बोलेंगे तो 1900 से 2000। आगे समझ में ना? ऐसी समझना है। अगर हम लोग बोल देते हैं 12वीं शताब्दी तो 1100 से 1200। एक शताब्दी के मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी के मतलब कितना होता है? 100 वर्ष। दशक के मतलब होता है 10 वर्ष, है ना। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 4वीं शताब्दी के। तो 4वीं शताब्दी में हिंद चीन में, देखिए ध्यान से, 4वीं शताब्दी बोले तो लगभग कितना साल? 300 से 400, 300 से 400, है ना। कंबोडिया में, कहां पे? कंबोडिया में। ये कंबोडिया है, ये क्या है? कंबोडिया है। ये क्या है? लाओस है। इधर क्या है? वियतनाम है कि नहीं? सारी बातों को समझते चलिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब याद हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो देखिएगा 4वीं शताब्दी जिसको 300 से 400 वर्ष में करेंगे, कंबोडिया में, है ना, कंबुज राज्य की स्थापना एक हिंदू राजा ने किया था। किसने किया था? हिंदू राजा ने, जिसका क्या नाम था? कंबोडिया में, है ना, कंबोडिया में, है ना, किस राज्य का? कंबुज राज्य का। कंबुज राज्य की स्थापना हुआ था। कंबुज राज्य का स्थापना हुआ था। और ये जो स्थापना किया था, किस राजा ने किया था? एक हिंदू राजा ने, समझे कि नहीं? अगर हम लोग 12वीं शताब्दी की बात करेंगे, कैवीं शताब्दी की? 12वीं शताब्दी की बात कीजिए अगर, है ना, तो वहां पर एक राजा थे जिसका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या नाम था? सूर्यवर्मा। एक राजा जिनका नाम क्या था? सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय, इनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। ये कैसे राजा थे? तो हिंदू राजा थे। कैसे राजा थे? हिंदू राजा। अभी तो हम लोग बात करते कि ये हिंदुस्तान से प्रभावित रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता यहाँ पे ज्यादा रही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सूर्यवर्मा द्वितीय थे, हिंदू राजा थे, है ना। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का नाम बताइए। यस, इसका नाम है अंकोर वाट। क्या नाम है? अंकोर वाट का मंदिर। किस भगवान की मंदिर है वो? विष्णु भगवान का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? विष्णु। आपके किताब में हम जो दिए हैं उसमें सारा चीज है,
लाइए जरा सा बुक्स लाइए। तो मैं फिर से आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि देखिए ये जो है मेरा लिखा हुआ बुक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये मेरा लिखा हुआ बुक है, ये एसएसटी का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड है ना, स्पेशल सब्जेक्ट सोशल स्टडी। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, सोशल स्टडी है कि नहीं, सोशल स्टडी बनाया, यानी कि इसमें 3-4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है ना, इकोनॉमिक्स भी है और पॉलिटी भी है। और इतना ढंग से लिखा हुआ है कि मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो कोई ऐसा बिहार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा और नहीं टकराएगा। इतनी गारंटी हम आपको इस बात की देते हैं, समझे कि नहीं। ये किताब, लेकिन ये किताब आप ही लोग को मिल सकता है जो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में जो पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल मेरा लिखा हुआ है और इस दावे के साथ, और सारे चीज इसमें मिलेंगे, ले जाइए। तो आइए हम लोग बात कर ले। तो वहां पर सूर्य वर्मा द्वितीय है जो कंबोडिया में, कहां पे, कंबोडिया में है ना, कहां पे, कंबोडिया में। कंबोडिया में इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। कंबोडिया में एक विशाल, दुनिया की सबसे बड़ा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। क्या किया, अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। हम बगल में लिख देते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। अब यहां पे 2-3 प्रश्न आ जाएंगे और पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहां है, तो कंबोडिया में है। कौन सा मंदिर है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। किसने बनवाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। और वो उसमें किस देवता की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। किस भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। यहां तक की बातों को समझ लिए आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत। ये इतिहास हम लोगों ने पढ़ा किसका, हिंद चीन का, यानी कि कंबोडिया का पढ़ लिया। जरा सा हम लोग अब वियतनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वियतनाम का। देखिए उस समय क्या स्थिति थी, वियतनाम के बारे में समझिए, वियतनाम को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब जरा सा हम लोग पढ़ते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम में क्या हो रहा था जरा देख लेते हैं। वियतनाम में किसका प्रभाव है, चीन का। वियतनाम में किसका प्रभाव है, चीन का। 3री शताब्दी में देखिए क्या हुआ था, 3री शताब्दी में, कब, 3री शताब्दी में, ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा आपको। 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी में क्या घटना हुई थी इसके बारे में समझ लीजिए। 3री शताब्दी में हुआ था क्या चीज, चीन वंश का राजा। किस वंश का राजा, चीन वंश का राजा यहां वियतनाम को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वो वियतनाम छोटा सा देश है, चीन बहुत बड़ा देश है। लोभ हुआ, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। चीन वंश का वो राजा जिसका नाम था सी हुआंग टी। क्या नाम था उसका, सी हुआंग टी। नाम याद रखेगा, चीन में ऐसी नाम रहेगा, हुआ हुआ, हुआंग, चुआंग, चुआन सब इसी में रहेगा, समझे कि नहीं। नाम थोड़ा तरह तरह रहेगा, है ना, क्योंकि रामू श्यामू बिट्टू सिट्टू उसमें नहीं रहेगा, है कि नहीं। वहां नाम आपको तरह तरह मिलेगा। ए बुलकन चाची इधर देखो ना, हाँ बुलकनी चाची तुरे कह रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से। अब तोरो झूम की कह रहे हैं, इधर देखना जरा सा। तो आपको हम क्या बात बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वहां पे चीन वंश का जो राजा थे जिसका नाम था सी हुआंग टी, सी हुआंग टी, उन्होंने क्या किया, चीन पर कब्जा कर लिया। चीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कैसे। चीन की दीवार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि नहीं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर चीन की दीवार नजर आती है। तो चीन की जो दीवार है, चीन को चारों तरफ से जो दीवार बनाया गया था वह इसी राजा ने बनवाया था, चीन वंश का राजा जिसका नाम था सी हुआंग टी। आगे समझ में अब याद रहेगा ना। तो यहां पे 2 प्रश्न कर लिए। 3री शताब्दी में वियतनाम को कब्जा करने वाले चीन वंश के राजा कौन थे, सी हुआंग टी, और वही राजा थे जिन्होंने चीन की दीवार को बनवाया था। अब आ गया समझ में। तो 3री शताब्दी में चीन वंश के राजा, चीन वंश के राजा जिसका नाम क्या था, सी हुआंग टी, सी हुआंग टी, वियतनाम पर क्या कर लिए, कब्जा, वियतनाम पर कब्जा। और आपसे पूछेगा कि सी हुआंग टी बोले तो चीन की दीवार, चीन की दीवार बनाने वाला,
बनवाने बनवाने वाला। अब आ गया समझ में? यहां से 2-3 प्रश्न है जैसे हो गया क्लियर, समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए, जब वियतनाम कब्जा हो गया और जब उस समय चीन थोड़ा सा कमजोर हुआ, जब चीन क्या हुआ? कमजोर। तो जब कमजोर हुआ तो फिर क्या हुआ? आजाद हो गया। चीन क्या हो गया और वियतनाम क्या हो गया? आजाद हो गया। वियतनाम क्या हो गया? आजाद हो गया। यानी कि कब्जा कर लिए, और जैसे ही चीन कमजोर हुआ तो वियतनाम क्या हो गया? अपने आप में आजाद हो गया। फिर वियतनाम क्या हो गया? आजाद हो गया। अब दूसरा चीन का एक और वंश था जिसका नाम था हान वंश। क्या नाम था? हान वंश। चीन का ही है ना? हान वंश कहां का है? चीन का। और वहां के जो शासक है जिसका नाम है उत्ती। क्या नाम है शासक का? उत्ती। उत्ती। अब ये आया तो फिर से चीन को, फिर से वियतनाम को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। फिर से वियतनाम को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आ रहा समझ में? तो जब कब्जा कर लिया तो फिर क्या हुआ? जब ये कमजोर पड़ा तो फिर वियतनाम आजाद हो गया। जब ये कमजोर पड़ा तो फिर वियतनाम क्या हो गया? आजाद हो गया। अब फिर जो है चीन का एक और, चीन जब भी कमजोर होता था वियतनाम आजाद हो जाता था, है कि नहीं? अब देख लीजिए, वियतनाम क्या हो जाएगा? आजाद हो गया। अब क्या हो गया? फिर एक आया मिंग वंश। चीन का एक और वंश आया, क्या चीज नाम है उसका? मिंग वंश। तो मिंग वंश जो आया उसका जो शासक था जिसका नाम था यंगली। क्या नाम था? युंगली। नाम क्या है? युंगली। याद रखिएगा नाम। क्या नाम है इसका? युंगली। फिर वियतनाम पर कब्जा कर लिया। फिर वियतनाम पर क्या हो गया? कब्जा हो गया इसका। अब फिर जैसे ही कमजोर पड़ा बस क्या हुआ? आजाद हो गया। फिर क्या हो गया? आजाद हो गया। अब समझ लीजिए, अब आ गया 19वीं शताब्दी। इसी तरह से चीन जो है से बार बार कब्जा कर रहा था। जब भी कमजोर पड़े तो वियतनाम आजाद हो रहा था, है ना? यानी कि वियतनाम अस्थायी रूप से आजाद नहीं रहा है, समझे कि नहीं? तो 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में, है ना, मंचू राजवंश। कौन सा वंश? मंचू राजवंश। मंचू राज, ये भी चीन का है। मंचू राजवंश, मंचू राजवंश का शासक, मंचू राजवंश का शासक, समझे कि नहीं? वियतनाम पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? वियतनाम पर कब्जा। वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम पर फिर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार जो है वियतनाम आजाद नहीं हो रहा है। तब क्या हुआ है ना? फ्रांसीसी लोग व्यापार के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? व्यापार के लिए। और यहां पर इन लोगों से, यानी कि चीन के जो मंचू राजवंश ने यहां पर जो शासन कर रखा है उसको भगा करके खुद उस वियतनाम को क्या कर लिया है? कब्जे में कर लिया है। यानी कि अब कह सकते हैं कि अब फ्रांसीसी लोग, कौन लोग? फ्रांसीसी। अब कौन लोग? फ्रांसीसी वियतनाम पर कब्जा कर लिया है। वियतनाम पर कब्जा कर लिया है। अब आया समझ में? कब्जा कर लिया है। यह है इतिहास इन लोगों का। 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 से 1900 के बीच में, समझे कि नहीं? तो अब फ्रांसीसी वियतनाम पर कब्जा कर लिए है। यहां पर है ना, मंचू राज्य जो है, जो चीन का शासक है, उसको भगा करके ये शासन कर लिए है। यहां तक का सब बात पता हो गया? आगे देखिए, अब आगे चलिए। तो हिंद चीन में, हम पूरे हिंद चीन का मतलब 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तो हम तीनों के बारे में लिख रहे हैं, समझते चलिएगा। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला कौन देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने के लिए पहुंचे थे? नहीं, सबसे पहले पहुंचे थे पुर्तगाली लोग। कौन लोग पहुंचे थे? पुर्तगाली लोग। तो इस बात को जानिए, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि हिंद चीन, ध्यान समझिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी
पहला व्यापारी मैंने किस देश का था? तो सबसे पहले पहुंचा था कौन? पुर्तगाली। कौन पहुंचा? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन पहुंचा? डच। डच किसको बोला जाता है? नीदरलैंड के लोगों को ही डच बोला जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को भारतीय बोला जाता है। उसी प्रकार से नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? डच। तो पुर्तगाली, पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगाली बोलते हैं, है कि नहीं? ये सब यूरोपीय कंट्री है। डच भी यूरोपीय कंट्री है, माने डच माने नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में ही है। उसके बाद कौन व्यापार करने के लिए आए? डच बोले तो नीदरलैंड, बगल में भी लिख देते हैं कि आप लोग को ध्यान में रहेगा, है कि नहीं? डच के बाद कौन व्यापार करने के लिए आए? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड कौन आए हैं? इंग्लैंड। और इस समय जो इंग्लैंड है उसका कब्जा कहां है? भारत में। और कहां है? चीन में। भारत और चीन को इंग्लैंड क्या किए हुए है? कब्जा। समझे कि नहीं? इसके बाद कौन आया? तो यही आया है सबसे अंतिम में, कौन? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी किसको कब्जा कर लिया है? वियतनाम को। किसको कब्जा कर लिया है? वियतनाम को। समझ में आ रही बात? जो लोग हिंद चीन में, समझिए बात को पहले ध्यान से, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहने वाले जो फ्रांसीसी थे, कब्जा कर लिया था, तो वहां पर जो फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था, जैसे कॉलोनी बना करके रहते थे इसलिए उनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। सब सारा चीज किताब में है आपका लिखा हुआ। अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, समझे कि नहीं? तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलिए, देखिए 1945 ईस्वी में, कब? 1945 ईस्वी में वियतनाम जो है, जो फ्रांसीसी के पहले कब्जे में था, आजाद हो गया है। कब? 1945 में। ध्यान समझिएगा, 1945 में। 1945 में। अब भारत कब आजाद हुआ था इंग्लैंड से? 1947 में। समझ में आ रही है बात ना? उसी समय की बात है। 1945 ईस्वी में वियतनाम किससे आजाद है? फ्रांसीसियों से। सीसीओ से क्या हो गया? आजाद हो गया। आजाद हो गया 1945 ईस्वी में, आजाद हो गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन देखिए, जैसे ही इंग्लैंड भारत को आजाद किया था तो भारत को दो भागों में बांट दिया था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। बांट दिया था कि नहीं बांट दिया था? क्यों बांट देता है पता है ना? कोई भी देश जब शासन करता है तो जाते जाते वह देशों को क्यों बांट देता है? ताकि वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे, उनकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़े। देखिए ध्यान से, भारत पाकिस्तान जब बंटा है तो आज देखिए क्या स्थिति है। हम लोग कभी इंग्लैंड के विरोध किए नहीं, जिंदगी भर आज तक भारतीय पाकिस्तान से लड़ाई होती रही, जबकि कब्जा किसने कर रखा था? इंग्लैंड ने। हम लोग इंग्लैंड की तरफ कभी भी नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं उसको गलत निगाह से देखते हैं, जबकि 400 सालों तक कब्जा किसने किया? इंग्लैंड ने किया, है ना? 200 सालों तक कब्जा किसने किया? इंग्लैंड ने किया। समझे कि नहीं? और हम लोग लड़ते किससे हैं? पाकिस्तान से। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि वह बंटवारा कर दिया था। तो इसी समय जब फ्रांसीसी वियतनाम को आजाद कर दिए ना, तो यह दो भागों में बंट गया। वियतनाम कितने भागों में बंट गया? दो भागों में, है ना? आजाद हो गया, लेकिन वियतनाम कितने भागों में बंट गया? और दो भागों में बंट गया। दो भागों में बंट गया। कौन कौन भाग था भाई? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम। आ रहा है समझ में? 30 साल के बाद
30 साल इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 45 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1975। जाकर के दोनों फिर एक हुआ है ना। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम क्या हो गया, एक हो गया है ना। 30 साल के बाद 1975 में उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम एक होकर के क्या बन गया, वियतनाम। क्या बन गया, वियतनाम। आया समझ में। लेकिन भारत पाकिस्तान एक हुआ न हुआ है, ठीक है कि नहीं। पाकिस्तान जो है ना उसको अलग कर देना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह कुत्ता छाप है। कौन छाप है, कुत्ता है कि नहीं। नक्शा भी उसका कैसा लगता है, कुत्ते की तरह। उसका अगर नक्शा देखिएगा ना तो लगेगा कि वो बैठा हुआ कुत्ता है, ऐसे दोनों टांग पर ऐसे बैठा हुआ, ऐसे पूंछी निकल है, ऐसे करके बैठा हुआ है। उसका नक्शा जिसका कुत्ता की तरह हो वह देश कुत्ता ही होगा, है कि नहीं। पाकिस्तान कैसा देश है, कुत्ता देश है, तो याद रखिएगा। और नहीं एक हुआ है तो ये अच्छा हुआ है। अब हम लोग कब्जा, भारत तो बेचारा शांत देश है ना, ये कब्जा नहीं करता है। आप जब देखिए ये किसी को तंग नहीं करता है, लेकिन जब आप इसको छेड़िएगा तो यह छोड़ेगा भी नहीं। आज भारत बहुत बड़ी शक्ति बनी हुई है, समझे कि नहीं है। कि गंगा स्नान देखे ना, करवा ना दिए किनको, रूस के जो आए हुए थे पुतिन, चलिए पहले गंगा स्नान कीजिए, शुद्ध होइए महाराज, है कि नहीं। उसके भी शुद्ध करवा दिए। ये देश है भैया, किसी को भी गंगा स्नान करवा दिया जा सकता है कि नहीं। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को जरा समझिएगा। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, किसी भी शक्तिशाली देश के द्वारा अगर कमजोर देश पर कब्जा कर लिया जाए तो वह उस देश का उपनिवेशवाद हो जाता है। क्या हो जाता है ना, उपनिवेशवाद हो गया, समझे कि नहीं। जैसे फ्रांस फिर कब्जा करेगा वियतनाम पर, समझे कि नहीं। तो फ्रांस बड़ा देश है, वियतनाम छोटा देश है, कमजोर देश है, कब्जा कर लिया तो फ्रांस का उपनिवेशवाद कौन हो गया, वियतनाम। समझ में आ गई बात है। फ्रांस का कौन हो गया उपनिवेशवाद, तो वियतनाम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंद और चीन जो है, हिंद चीन जो है वह है ना फ्रांसीसी का क्या है, फ्रांस का क्या है, उपनिवेशवाद हो गया। क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। वियतनाम में 3 बड़ा बड़ा क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा, है ना। वियतनाम में क्या है, 3 बड़ा बड़ा क्षेत्र है। उपनिवेशवाद का मतलब समझ गए ना, क्या चीज, कमजोर देश के मजबूत देश के द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेना। तो वियतनाम कमजोर है कि मजबूत है, कमजोर है। फ्रांस कमजोर है कि मजबूत है, मजबूत है। तो फ्रांस के द्वारा कब्जा कर लिया गया क्या, हाँ वियतनाम में। कैसे कब्जा कर लिया गया उसी का बात बता रहे हैं, कैसे उपनिवेशवाद बन गया, कैसे उसका उपनिवेश हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जैसे जिस गोह में हम लोग रहते हैं, हम उठे से कोच पर कब्जा कर लिए, तो गोह का उपनिवेशवाद कौन हो गया, कोच। आगे समझ में अब दिमाग में काम कर लिया बढ़िया से। जैसे हम महिला पड़ी हैं, बिट्टू सर है, आज तोर बगल में घर है, तोर घर पर हम कब्जा कर लिए, सुनाई दे रहा है ना। तो हमारा उपनिवेश हो गया, वो है कि नहीं, कब्जा हो गया मेरा, वो क्लियर हो गया अब। हाँ तो याद रखिएगा, वियतनाम में अब हम लोग समझते हैं कहानी कैसे कब्जा हुआ है, सो समझिए। वियतनाम में 3 बड़ा क्षेत्र है, 3 बड़ा क्षेत्र है। कौन कौन 3 बड़ा क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो वियतनाम में 3 बड़ा क्षेत्र है। एक क्षेत्र है टोकिन, क्या नाम है इसका, टोकिन, ठीक है ना। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है अन्नाम, दूसरा का क्या नाम है, अन्नाम।
और तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है कोचिन चीन। क्या नाम है इसका? कोचिन चीन। इसका नाम है कोचिन चीन। समझे कि नहीं? कोचिन भी है, चीन भी है, कोचिन चीन। अब ध्यान समझिए, जैसे देखिए लाओस है, ये क्या है? लाओस है। इसी के ठीक नीचे क्या है? कंबोडिया है। ये क्या है? कंबोडिया है। और ऐसे ही नीचे ही क्या है? वियतनाम है। ये क्या है? वियतनाम। तो वियतनाम का ये वाला जो क्षेत्र है यह क्या है? टोकिन। यह क्या है? टोकिन। ये वाला जो क्षेत्र है यह क्या है? अन्नाम है। ये क्या है? ये अन्नाम। और नीचे का जो क्षेत्र है वह है कोचिन चीन। यह क्या है? कोचिन चीन। अब समझ में आ गई बात है? समझ में आ रहा है सब कुछ? तो ध्यान से समझिए, एकदम आप लोगों को समझाते चल रहे हैं कि भैया समझते चलिए। लाओस, कंबोडिया, इसी तीनों को कहते हैं हिंद चीन। क्या बोलते हैं? हिंद चीन। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए, तीन बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे, है कि नहीं? सबसे पहले जो फ्रांसीसी हैं, कैसे कब्जा हुआ है समझिए। सबसे पहले जो फ्रांसीसी हैं वियतनाम में पहुंचते हैं तो किस जगह पर पहुंचते हैं? तो सबसे पहले वो सब पहुंचेगा अन्नाम में। कहां पहुंचेगा? अन्नाम में। कहां पहुंच जाएगा? अन्नाम में पहुंचा। कहां पे पहुंच गया? अन्नाम में। सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले फ्रांसीसी कहां पहुंच गया? अन्नाम में। अन्नाम में क्या हुआ इस बात को समझिएगा। अन्नाम में जो है फ्रांसीसी लोग के जो पादरी हैं, जो पूजा करवाने वाले लोग हैं, समझे कि नहीं? जो चर्च में पूजा करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पादरी। वे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे अपने धर्म के बारे में, चूंकि यहाँ पे वो बिजनेस करने आए हैं, है कि नहीं? है ना? यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं और उनके जो पादरी हैं वो अपने धर्म का बहुत बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वे ईसाई धर्म को मानते थे, है ना? तो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईसाई धर्म का जब प्रचार कर रहे थे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ वियतनाम के लोगों का, वियतनाम के धर्म का बुराई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे। आपका धर्म ऐसे है, आपका धर्म वैसे है ना? बोलने नहीं आता है, संस्कृति सभ्यता आप लोगों के पास नहीं है ना? आप लोगों का संस्कृति बहुत अच्छा नहीं है, आपको देवी देवता अच्छे नहीं है ना? आप लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, बोली वचन अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है ना? कुल मिला जुला करके वियतनाम के इन लोग शिकायत कर रहे थे। अब बताइए, आप ही के कोई देवी देवता की शिकायत करेगा तो आपसे बर्दाश्त होगा? तो वियतनाम के लोगों को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। आप अपना बड़ाई कीजिए, धर्म का कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म की शिकायत करने का तो नहीं था। लेकिन इन लोग क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। वियतनाम के धर्म की क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। तो भाई वियतनामी लोग भी थे, उठे से पादरी को दम भर कूट दिए। क्या कर दिए? दम भर कूट दिए। कूटने का मतलब समझते हैं ना? मैंने उनका एकदम मैंने धर के मारा पीटी शुरू कर दिए। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब पिटाएगा तो भैया, पिटाया तो फ्रांसीसी लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, है ना? कि वियतनाम का लोग हमको क्या कर दिया है? पीट दिया है। इतना सुनते ही, इस बात की जानकारी जैसे ही फ्रांस के राजा को हुई, और उस समय फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय। वो क्या किया? एक बहुत बड़ा जहाज सेना से भर करके भेज दिया। बहुत बड़ा जहाज जो था, है कि नहीं, वह कैसे भेज दिया? सेना के साथ पूरा भर करके सेना को भेज दिया कि जाओ और जा करके वहां वियतनामी को दम भर पूछो, जो हमारे पादरियों को पीटा है उन लोगों को भी पीटो, है ना? जो मिले वियतनामी सबको मारो। समझ में आ रही है बात? बस क्या था, इन लोग सब सेना उतरा और उतरते ही पहले दम भर जो जो लोग पादरी को पीटा मारा था, सभी वियतनामी को इन लोगों ने दम भर कूटा। मैंने तुरंत बदला लिया और 1862 के समय में, उसी समय में पूरे अन्नाम पर फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पूरे अन्नाम पर क्या कर लिया? कब्जा। तो यहाँ कब्जा किसका हो गया? फ्रांस का। कब्जा कौन कर लिया? फ्रांस का।
बात समझ में आ रही है सबको? सुनाई दिया सबको? फ्रांस के सारे लोगों ने कहां कब्जा कर लिया है? वियतनाम के किस जगह पर? अन्नाम पर। अन्नाम क्या है? 3 बड़े क्षेत्रों में से एक बड़ा क्षेत्र है। ये भी क्लियर हो गया? क्यों कब्जा कर लिया समझ में आ गया है कि नहीं? अब कब्जा कर लिया। इनका इस व्यवहार को देख करके, फ्रांसीसियों की इस ताकत को देख करके, इस व्यवहार को देख करके, समझे कि नहीं, लाओस और कंबोडिया में क्या हो गया? भय पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? भय पैदा हो गया। लगा कि अब फ्रांस हम लोगों को भी कब्जा कर लेगा। और यहां के राजा ने सोचा कि कम से कम हम राजा हैं तो मेरी प्रतिष्ठा है, राजा हैं तो इनकम है, सुख सुविधा से रह रहे हैं। इन लोग उठ करके डर से, कहां के? लाओस और कंबोडिया के लोग डर से, है ना, वहां के राजा डर से अपनी सत्ता को बचाने के लिए फ्रांसीसी राजा से मुलाकात कर लिए, यानी कि जो सेना का प्रधान था उससे जाकर के गोड़ हाथ कर लिए, समझौता कर लिए कि हम ही राजा रहेंगे, जो कहिएगा देवता हम वही करेंगे। बिना लड़े हुए फ्रांस का राजा खुश है कि हमको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी और लाओस और कंबोडिया मेरे कब्जे में हो गया। बोले कि जो चाहिए हम देंगे, जो मांगिएगा देंगे। अब क्या था? यहां दोनों के राजा एक तरह से कह सके तो ये कब्जा हो गया, यहां भी बिना लड़े हुए कब्जा हो गया, डर से सिर्फ। तो बोला कि ठीक है आप ही लोग राजा रहिए, लेकिन हमको पूरा टैक्स चाहिए, पूरा सेना का खर्चा चाहिए, पूरा जो है सो हमको सुख सुविधा चाहिए, हमको व्यापार का जगह चाहिए, है कि नहीं? हम अपने फ्रांसीसी जो सूती वस्त्र, रेशम का कपड़ा वगैरह जो बना रहे हैं, यहां पर हम व्यापार करेंगे, यहां से धन रुपया कमाएंगे। बोला कि ओके, सब कीजिए, आपका है, हमको राजा रहने दीजिए। समझ में आ गई बात? बिना लड़े इन दोनों पर कब्जा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 1862 में हो गया ऐसा। तो अब इस बात को लिख देते हैं। अभी पूरा कहानी लिखना पड़ेगा कि लिख लीजिएगा आप लोग? अब क्या हम लिखे इतना सब? तो सबसे पहले वियतनामी कहां पहुंचे? लिख देते हैं जितना बुझाता उतना। सबसे पहले वियतनामी पहुंच गए कहां? वियतनामी पहुंच गए कहां? अन्नाम में। कहां पहुंच गए? अन्नाम में। अन्नाम में वियतनामी कर रहे फ्रांसीसी ना जी। सबसे पहले फ्रांसीसी कहां पहुंच गए? अन्नाम में। फ्रांसीसी के पादरी जो थे अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार, साथ ही क्या कर रहे थे? तो साथ ही वियतनाम धर्म का बुराई, वियतनाम धर्म की बुराई। वियतनामियों ने क्या किया? वियतनामियों ने दम भर पादरी को क्या किया? पादरियों को क्या किया? कूट दिया, कूटे दिया लिख देते हैं, कूट दिया। फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने, है ना, इसका बदला लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए एक जहाज सैनिक भेज दिया, सैनिक भेज दिया। और 1862 में फ्रांसीसियों ने अन्नाम पर क्या कर लिया? अन्नाम पर कब्जा कर लिया। लिख दिए ना शॉर्ट में? अन्नाम पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कहानी को आप लोग जानिएगा है कि नहीं? अब आगे देख लीजिए। अन्नाम पर कब्जा कर लिया। 1863 में क्या हुआ देख लीजिए। लाओस और कंबोडिया भी अपना आत्मसमर्पण कर ही दिया है। लाओस और कंबोडिया आत्मसमर्पण कर दिया है ना। अब देख लीजिए 1863 में क्या हुआ है? फ्रांसीसी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कौन? लाओस और कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया क्या कर लिया? फ्रांसीसी की अधीनता स्वीकार कर लिया।
अधीनता स्वीकार कर लिया। अब तो समझिए गए, स्वीकार कर लिया यानी कि टैक्स वगैरह सब देना शुरू कर दिया, समझे कि नहीं, जितना इससे बनता था वो सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद देख लीजिए 1867 में यानी कि कुछ दिन के बाद, है ना, फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया, कोचिन चीन जो दक्षिण वाला इलाका था, तो कोचिन चीन पर भी धीरे धीरे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, है ना। 1867 में, है ना, फ्रांसीसियों ने कोचिन चीन पर भी अधिकार कर लिया, कोचिन चीन पर भी अधिकार कर लिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अभी इतना ही शांत नहीं है, ये सब दिमाग लगाते रहे, है ना, सोचते विचारते रहे, फ्रांसीसी अपनी ताकत को बढ़ाते रहे, धीरे धीरे सेना बढ़ाते गए, वहां पे व्यापार को बढ़ाते गए, है कि नहीं। और धीरे धीरे 1873 आते आते, कब, 1873 आते आते टोकिन पर भी अधिकार कर लिया, उत्तर साइड में भी अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने टोकिन पर भी अधिकार कर लिया। अब टोकिन, कोचिन, अन्नाम कहां है, नक्शा में हम बता चुके हैं, है कि नहीं। सबको क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया। और फिर नहीं हुआ तो 1800 जो भी छोटा मोटा जितना भी क्षेत्र बचा हुआ था, हिंद चीन का जितना क्षेत्र बचा हुआ था, 1887 आते आते फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने पूरा का पूरा वियतनाम प्लस किस पर, लाओस, और प्लस किस पर, कंबोडिया, किस पर, कंबोडिया, मैंने तीनों जो क्षेत्र था खूब बढ़िया से अधिकार कर लिया। पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब आ गया समझ में बढ़िया से आप लोग को, खूब बढ़िया से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए क्या हो गया थे, अब देखिए, अब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशवाद बना दिया गया। क्या कर दिया गया, उपनिवेशवाद बना दिया। जब कोई देश पूछता था कि आपने हिंद चीन को उपनिवेशवाद क्यों बना दिया, फ्रांसीसी से पूछता था, तो बोला कि नहीं, हम कब्जा नहीं किए हुए हैं, उनको रहने सहने का ढंग पता नहीं है, उनको बोलने चालने नहीं आता है, उनको खाने पीने नहीं आता है, उनको सोने बैठने नहीं आता है, तो हम सिखा रहे हैं। फ्रांसीसी लोग क्या कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, क्योंकि भैया हमारा व्यापार वहां हो रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि व्यापार के साथ साथ उनको बढ़िया से शिक्षा दे, है कि नहीं, उनको सभ्यता संस्कृति सिखाए। यह बात बोलता था और लोगों को, कौन, फ्रांस, समझे कि नहीं। हम कब्जा कहाँ किए हैं, हम चूरे कूटे कुछ नहीं है, है कि नहीं, हम जो है उन लोगों को सभ्यता और संस्कृति सिखा रहे हैं। हम वहां पर व्यापार करने गए हैं, हम वहां पर सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का वहां पर क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। वहां के कोयले के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, वहां के खनिज के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। वहां पर जो है से मेकांग डेल्टा है, वहां पर जाकर के हम लोग जो है ना, मेकांग डेल्टा पर जो है से अपना भूमि, जो उपजाऊ भूमि है, वहां पर खेती कर रहे हैं। हम उन पर कोई अधिकार नहीं कि वे लोग बहुत खुश है, जाकर पता लगाइए, है कि नहीं। ये कौन बोलता था, फ्रांस, कौन बोलता था, फ्रांस। तो जब कोई पूछता था तब, तो यहां का समझिएगा, फ्रांसीसियों द्वारा, है कि नहीं। अब जब चूंकि कब्जा हो गया, तो पूरा का पूरा, कैसे इंग्लैंड का लोग भारत में रहने लगा था, तो वैसे ही फ्रांस के लोग कहां, हिंद चीन में रहने लगे थे। जर जमीन जोरू सब कर लिए थे यहाँ पर, है कि नहीं, जर जोरू जमीन, है कि नहीं। तो उनका बच्चा उच्चा सब होगा ना, तो सब बच्चा सीखेगा ना, पढ़ेगा ना, लिखेगा ना, सब, तो सब कहानी बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो फ्रांसीसी लोग क्या किए, तो फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन, है ना, हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के कारण पूछेगा, हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के कारण पूछेगा, उपनिवेश बनाने के कारण। तो क्या कारण इन लोग बताते थे दूसरे लोगों को, क्या कहते थे, इन लोग कहते थे कि भैया हम इनको आर्थिक कारण की वजह से अपना उपनिवेश बनाए हैं। आर्थिक कारण बोले तो क्या चीज, हमारे लोग वहां पे कृषि उनका अच्छा है ना, कृषि के लिए, किसकी चीज के लिए, कृषि के लिए। कृषि में खास करके क्या चीज, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र,
रेशमी वस्त्र का व्यापार करते हैं हम लोग, है कि नहीं? इसके लिए उसको हमने उपनिवेश बनाया है। यही नहीं, वहां बहुत बड़ी मात्रा में जमीन के अंदर में कोयला, टीन समझते हैं ना, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन है। जस्ता और क्या है? टंगस्टन है, जो काफी क्या है? कीमती है कि नहीं? यानी कि वहां पे खनिज भरपूर है। खनिज क्या है? भरपूर है। उसका व्यापार करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? उपनिवेश बनाया है। खनिज भरपूर है ना? इसी का व्यापार करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, है कि नहीं? हम उसको कब्जा किए हुए हैं या उपनिवेश बनाए हैं। अब देख लीजिए, लाओस है, कंबोडिया है, इधर वियतनाम है। तो यहां से एक नदी बहती है, ऐसे क्या बहती है? नदी। तो नदी जो बहती है, उसका नदी का नाम है मेकांग नदी। कौन नदी है? मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जो है, तो ये जो डेल्टा वाली जो क्षेत्र है, तो देखिए जब भी नदी बहती है ना, तो एक मिट्टी निकालती है, वो सबको मिट्टी उड़ाती है किनारे वाले जगहों पर, जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का जब भाई भूगोल पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो जलोढ़ का मतलब क्या होगा? जल ओढ़। नदियों के द्वारा जब मिट्टी से पहले वाली मिट्टी को उड़ा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जल के द्वारा उड़ा दिया गया है, तो जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। तो नदी के किनारे वाली मिट्टी क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि नदी के किनारे वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहीं के भी मिट्टी हो, उसको क्या कहते हैं? जलोढ़। जल ओढ़ को अलग अलग करिए, जलोढ़ को अलग अलग कीजिए, जल ओढ़। जल के द्वारा पहलका मिट्टी को उड़ा दिया गया और नई मिट्टी ला दिया गया, इसी को कहते हैं जलोढ़। और काफी उपजाऊ होती है, समझे कि नहीं? तो यह जो जगह है काफी उपजाऊ था, इसके किनारे किनारे वाला जगह। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं भैया, वहां पे ये किए हैं, समझे कि नहीं? तो मेकांग नदी से जो डेल्टा बनेगा उसको मेकांग डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेकांग डेल्टा, समझे कि नहीं? तो मेकांग डेल्टा पर कब्जा करने के लिए क्या बोलता था इन लोग? मकांग डेल्टा पर कब्जा करने के लिए हम लोग उपनिवेश बनाए हैं, कब्जा करने के लिए, समझे कि नहीं? ये सब था, आर्थिक कारण में आ गया। दूसरा कोई कारण पूछता था कि क्यों भाई उपनिवेश बनाए हैं, तो भैया इन लोग असभ्य है। इन लोग क्या है? असभ्य है। न खाने आता, न पीने आता, न बैठने आता, न बोलने आता, न बतियाने आता, न कुछ करने आता इन लोग को। तो असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, वाह रे वाह, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए हम कब्जा किए हैं। और कोई पूछता था कारण, तो भैया हम व्यापारिक सुरक्षा के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो हमको सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम अपना सैनिक लाए हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो वह क्या कहता था? व्यापारिक सुरक्षा के लिए, व्यापारिक सुरक्षा के लिए हम उपनिवेश बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोग को भी आएगा, तो लिखिएगा कि फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशवाद बनाने के क्या कारण है? तो बोलिएगा आर्थिक कारण, असभ्य को सब बनाने का कारण, व्यापारिक सुरक्षा करने के लिए, समझे कि नहीं? तो ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा? अब आ जाइए भैया, अब जब वहां पे लोग फ्रांस के रहने लगेंगे, तो वहां का चाहेंगे ना कि उनको, जैसे इंग्लैंड के भी लोग जब भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो इंग्लैंड के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पूरे परिवार के साथ रहते थे, तो उनका बच्चा उच्चा होता था, तो उनको पढ़ने की व्यवस्था चाहिए। तो फ्रांस के लोग अब कहाँ है? वियतनाम में है, वियतनाम पर पूरे हिंद चीन में है। तो हिंद चीन में भी शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब हिंद चीन में शिक्षा कैसे दी जाएगी वो देख लीजिए। हिंद चीन में शिक्षा, हिंद चीन में शिक्षा, समझिए बात को, हिंद चीन में शिक्षा समझिए। हिंद कैसे दे? फ्रांसीसी ये बात को सोच रहे थे, हिंद चीन में शिक्षा कैसे दे, ये फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे। वे सोचते थे कि किस भाषा में दे, है ना, और कितनी शिक्षा दे, कैसे शिक्षा दे। क्योंकि अगर ज्यादा शिक्षित कर देंगे तो फिर वियतनाम हमसे नौकरी चाकरी मांगेगा, हम नौकरी चाकरी को देना नहीं है। कब्जा में कहिए तो नौकरी चाकरी देंगे उन्हीं लोग को। अगर उन लोगों को हम उनकी भाषा में देंगे तो फ्रांस का वैल्यू नहीं रहेगा, हम अपनी भाषा में देंगे तो हो सकता है कि विरोध भी करेंगे। तो ये सब बात को वो लोग सोचते थे। तो हिंद चीन में शिक्षा, इन लोगों ने सोचा कि कितना शिक्षा दिया जाए भाई,
और क्या इन लोग सोचते थे कि किस भाषा में शिक्षा दे, है ना, किस भाषा में शिक्षा दे, बड़ा इन लोग सोच रहे थे। तो इन लोगों ने तय किया, है ना, कि वियतनाम के जो बच्चे हैं, तो वियतनाम के जो बच्चे हैं उनको, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा दीजिए। किस भाषा में? वियतनामी भाषा में। और जैसे ही उन लोग छठा सतवा में पहुंच जाते हैं तो फिर इनको फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दो। किस भाषा में शिक्षा दो? फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दो, है कि नहीं? तो इनको इस तरह से शिक्षा देने के लिए भाषा के आधार पर चुना, यानी कि छोटे बच्चों को, है ना, छोटे बच्चों को उन्हीं की भाषा में, यानी वियतनामी भाषा में शिक्षा देना, भाषा में शिक्षा देने की बात कहा। और बड़े बच्चों को, बड़े विद्यार्थियों को फ्रांसीसी भाषा में। किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। अब आ गया समझ में इनका नीति? बड़ों को फ्रांसीसी में और छोटों को वियतनामी भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। कितना शिक्षा दे, देखिए ध्यान से। तो कहा गया कि देखिए, आप जब भी पढ़ाइए टीचर्स लोग, तो फ्रांस की पूरी बड़ाई कीजिए। किताबें छपवा दिया था खाली फ्रांस के पढ़ाई वाला, भैया उसका शासन था तो किताब का तोड़ चलेगा। इंग्लैंड का यहाँ शासन था तो अंग्रेजी ना चलता था यहाँ पे, है कि नहीं? तो फ्रांस के लोग जब हिंद चीन पर कब्जा किए हुए थे तो पूरा सिलेबस जो बनाए थे उसमें खाली फ्रांस की बड़ाई होती थी। क्या होती थी? फ्रांस की बड़ाई। तो जो किताबिया में रहेगा वही ना पढ़ाइएगा आप, है कि नहीं? जैसे किताब में हम जो है हिंद चीन राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं तो हिंद चीन के बारे में पढ़ाएंगे हम। अगर इसमें हिंद चीन दिले और हम पढ़ाएंगे पृथ्वीराज चौहान, हम पढ़ाने लगेंगे महाराणा प्रताप, हम पढ़ाने लगेंगे राजा रतन सिंह, तो आप कहिएगा कि सर ये सब तो परीक्षा में देगा नहीं। समझ में आ रही है बात ना? हिंद चीन आप छोड़ रहे हैं, तो अब जो पढ़ा है वही हमको करना है। तो उसी प्रकार से जो किताब में हम लोगों ने बनवाया था फ्रांसीसियों ने, उसमें जो किताब में था वो फ्रांस की बहुत बड़ाई किया गया था। उसमें क्या किया गया था? फ्रांस की बहुत बड़ाई किया गया था। तो फ्रांस का पूरा बड़ाई पढ़ाना था, फ्रांस का बड़ाई, पूरा फ्रांस की बड़ाई होता था। ऐसे है फ्रांस, वैसे है फ्रांस, फ्रांस ने सबको ये किया वो किया, सबको एकदम बनाया। वियतनाम के लोगों को भाषा सिखाया, खाने के लिए सिखाया, बैठने के लिए सिखाया, सुतने के लिए सिखाया, दौड़ने के लिए सिखाया, कृषि करने के लिए सिखाया, सब सिखाया। यही मैंने पूरा बड़ाई, समझे कि नहीं? तो ये हो गया वियतनाम की, और उसमें उसकी कविया में वियतनाम की बुराई भी करवाया, है कि नहीं? अपने फ्रांस की बड़ाई और वियतनाम की। हाँ, अब आगा समझ में? किताब में लिखा हुआ था तो वही लोग पढ़ाते भी थे, है ना? क्या बुराई में था? न रहने आता है, न खाने पीने, सब तो बताइए कि है कि बताइए क्या बताते रहे, है कि नहीं? अब देखिए, अब वहां पर जो वियतनामी शिक्षक थे, अब पूरा फ्रांस से तो शिक्षक आएगा नहीं, उतना आबादी तो आएगी नहीं, तो कुछ शिक्षक कहाँ के थे? वियतनाम के। अब वियतनाम के जो शिक्षक थे वो फ्रांस की बड़ाई कैसे करेंगे? कर पाएंगे? तो इन लोग उल्टा पढ़ाते थे। वियतनामी शिक्षक उल्टा पढ़ाते थे कि फ्रांसीसी आया, हम लोगों के साथ ये अत्याचार किया, ऐसे किया वैसे किया, धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। समझ में आ रही है बात ना? यानी कि वियतनामी शिक्षक जो थे, है ना, उल्टा पढ़ाते थे। कैसा पढ़ाते थे? उल्टा पढ़ाते थे, सिलेबस से उल्टा पढ़ाते थे, है ना? और फ्रांस की क्या करते थे? बुराई। फ्रांस की क्या करते थे? फ्रांस की बुराई करते थे। वियतनामी शिक्षक थोड़ी बढ़िया बात पढ़ाएगा, है कि नहीं? अब जब ऐसा हुआ तो ऐसा करने से विद्रोह हो गया। ऐसा करने से क्या हो गया? विद्रोह। ऐसा करने से क्या हो गया? विद्रोह। ऐसा करने से क्या हो गया? विद्रोह हो जाता है, समझे कि नहीं? और ये एक तरह से कहिए तो पहला विद्रोह था।
फ्रांसीसियों के बीच कैसा विद्रोह था? पहला विद्रोह था वियतनामियों का, और यह विद्रोह वियतनामी शिक्षक के द्वारा किया गया था, पहला विद्रोह। तो 1926 में, कब? 1926 की बात है। 1926 में साइगॉन में, जगह का नाम क्या है? साइगॉन। साइगॉन माने हिंद चीन का एक जगह है जिसका नाम क्या है? साइगॉन। तो साइगॉन में है ना, उस स्कूल का नाम है नेटिव गर्ल्स स्कूल। कौन सा स्कूल? नेटिव गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में, कहां पे? नेटिव गर्ल्स स्कूल में, है कि नहीं? क्या किया? पहला विद्रोह हुआ। क्या हुआ? पहला विद्रोह हुआ शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा। देखिए, फ्रांसीसी लोग जानबूझ करके, फिर समझिए मेरी बात को, फ्रांसीसी लोग जानबूझ करके वियतनामी बच्चों को है ना फेल कर देते थे। बड़े बड़े बच्चों को क्या कर देते थे? फेल। क्यों फेल कर देते थे? कि अगर ये लोग माने पढ़ने में ठीक ठाक है, अगर पास कर जाएगा तो हमसे नौकरी मांगेगा, पास कर जाएगा तो आजादी की लड़ाई करने लगेगा, वो जान लेगा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। इसीलिए फ्रांसीसी लोग क्या करते थे कि वियतनामी बच्चों को जानबूझ करके फेल कर देते थे, चाहे बच्चा कितना भी परीक्षा में क्यों ना लिखे, उसको फेल कर दिया करते थे। क्या कर देते थे? फेल कर देते थे, ताकि नौकरी चाकरी की मांग इन लोग न करे और हमेशा हमारा गुलाम रहे। समझ में आ गई बात? तो फ्रांसीसियों ने जानबूझकर, कैसे? जानबूझकर वियतनामी बच्चों को फेल कर देते थे, ताकि पढ़ाई करके नौकरी न मांगे, अपने हक की बात न करे, अपने हक की बात न करे। अब क्लियर हो रहे हैं? अपने हक की बात न करे, जानबूझ करके फेल कर देते थे। समझे कि नहीं? इस बात से विद्यार्थियों के अंदर में गुस्सा चढ़ गया और फ्रांसीसियों का विरोध करने लगे। समझे कि नहीं? और इसके लिए कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया? एक दल बनाया। कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया? एक दल बना लिया। दल का नाम रखा यंग अन्नानी दल। क्या नाम रखा? यंग अन्नानी दल। क्या रखा? यंग अन्नानी दल। और ये दल जो था फ्रांसीसियों का खिलाफ करने लगा। फ्रांसीसियों का क्या करने लगा? खिलाफ। फ्रांसीसियों का क्या करने लगा? खिलाफ। समझे कि नहीं? विद्यार्थियों ने एक पत्रिका भी निकाली। विद्यार्थियों ने पत्रिका के माध्यम से भी खिलाफ किया, पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का क्या नाम था? उस पत्रिका का नाम था अन्नानी स्टूडेंट, है ना? अन्नानी स्टूडेंट नामक पत्रिका। क्या नाम था? अन्नानी स्टूडेंट। अन्नानी स्टूडेंट नामक पत्रिका। इसमें अपनी बात को वे लोग लिखते थे और फ्रांसीसियों की शिकायत कर रहे थे। विद्रोह शुरू कर दिया विद्यार्थियों ने, सबसे पहले शिक्षकों ने और उसके बाद अब किसने? विद्यार्थियों ने। क्योंकि विद्यार्थियों के साथ वास्तव में वहां पे क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। समझे कि नहीं? और ये जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे इस आंदोलन को दबाया गया, है कि नहीं? कुछ इनकी भी बातें सुनी गई, कुछ अपनी भी बात फ्रांसीसियों ने रखा और इस आंदोलन को धीरे धीरे क्या करने लगा, है ना, मैंने दबाया गया। लेकिन विद्यार्थी अब शांत बैठने वाले नहीं थे। क्लियर हो गया? अब देखिए स्थिति समझिए। अब फ्रांसीसी लोग सोच रहे हैं कि अब हिंद चीन से ज्यादा कमाई हो। अब ये लोग कैसे, इंग्लैंड चाहता था कि भारत से ज्यादा कमाई हो। अब भारत के लोगों के साथ अन्याय करता था, दिन भर खटवाता था, दिन भर इनसे खेती से लूट लेता था, है ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लूट करके यहां से लेकर गया था। उसी प्रकार से अब फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि हिंद चीन से ज्यादा हम कमाई करें, ज्यादा से ज्यादा धन को बटोरे। समझे कि नहीं है? तो अब इन लोग ये चाह रहे हैं, फ्रांसीसी लोग क्या चाह रहे हैं? फ्रांसीसी लोग
हिंद चीन से ज्यादा से ज्यादा धन की कमाई चाह रहे हैं, धन की कमाई के बारे में सोच रहे हैं, समझ में आ रही है बात? धन की कमाई के बारे में सोच रहे हैं। फ्रांसीसी का एक अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री। हमारे यहां सबसे बड़े अर्थशास्त्री कौन माने जाते हैं? मनमोहन सिंह, है कि नहीं? तो अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है पॉल बर्नार्ड। क्या नाम है? पॉल बर्नार्ड। क्या नाम है इनका? पॉल बर्नार्ड। इनका कहना था कि अधिक कमाई करना चाहते हो तो उस देश का विकास करो, अगर अधिक पैसा कमाना चाहते हो तो उस देश का विकास करो। अगर विकास होगा तो उन लोग उद्योग धंधा खोलेंगे, उन लोग मॉल खोलेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे, है ना, स्कूल खोलेंगे, और उनसे जो पैसा कमाया जाएगा उससे टैक्स ले लो। उससे क्या ले लो? टैक्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी अगर बहुत ज्यादा कमाई करना चाहते हो तो उस देश का विकास करो, है ना। पॉल बर्नार्ड क्या का नाम था? अगर अधिक कमाई चाहते हो, तो उस देश का विकास करो, देश का विकास करो का मतलब क्या? सड़कें बनवाओ, सिंचाई का साधन बढ़ा दो, समझे कि नहीं? पूरा उद्योग धंधा बढ़ा दो, नौकरी चाकरी दो, उस देश का विकास होगा, और फिर उसके बाद जितना लूटना है उसको लूटो। बोला कि हम नहीं करेंगे ऐसा। फ्रांसीसी ने कहा कि हम यहाँ पे उनको विकास करने हम नहीं आए हैं, है कि नहीं? है ना, इनको जिस हालत में है उसी हालत में रहने दो, हम यहाँ इनका विकास करने नहीं आए हैं, हम अपना विकास करने आए हैं। फ्रांसीसी लोगों ने इनकी बात को क्या कर दिया? नहीं माना। फ्रांसीसी इनकी बात नहीं माना, समझ में आ रही है सब बात? इनकी बात नहीं माना। इन लोग तो चाहते थे कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और उसका हम विकास करने आए हैं, हमको तो धो धा के लेके चल जाना, कहीं ना हम लोग यहाँ से चल जाएंगे, सब कुछ ठीक है कि नहीं? इन लोग ज्यादा से ज्यादा कमाई चाहते थे। फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया? देखिए, वहां पे चाय बगान की खेती होती थी, है कि नहीं? तो बगान में दो तरह के लोग थे, एक मालिक होता था, एक मजदूर होते थे। क्या होते थे? मालिक और मजदूर होते थे। फ्रांसीसी लोग क्या किए? बगान मालिकों से मिला, यानी कि वहां के जमींदारों से मिला, बगान मालिकों और जमींदारों से मिला, और बोला कि आप लोगों को जैसे किसानों से और मजदूरों से काम करवाना है काम करवाइए, हम आपकी सहायता करेंगे, नहीं काम करेगा सोटा से पीटेंगे इन लोगों को, है ना। खूब कमाई कीजिए, जहां दिक्कत हो हमको बोलिए, लेकिन इसमें हिस्सेदारी हमको दीजिए, है ना, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। एग्रीमेंट करवा लिया, अनुबंध करवा लिया, किससे? बगान मालिकों से, जमींदारों से, है कि नहीं? कि मजदूरों को खटवाने का काम जिम्मा मेरा, और जो लाभ होगा उसमें 50-50% दोनों आदमी का, तुम भी रखो हम भी रखेंगे। समझ में आ रही है बात ना? तो फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया? बगान मालिक एवं जमींदारों से मिलकर अनुबंध बनाया। अनुबंध के मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट बनवाया, है ना। क्या एग्रीमेंट बनवा लिया? कि उसमें किसान को शामिल नहीं किया है, किसान को छोड़ दिया, मजदूर को भी शामिल नहीं किया, मजदूर को छोड़ दिया। इन लोगों का कहना था कि किसानों और मजदूरों से बाजबरदस्ती मेहनत का काम लीजिए, है ना, बाजबरदस्ती किसानों मजदूरों से क्या करवाइए? वर्क करवाइए। मजदूरी क्या कीजिए? कम दीजिए, मजदूरी कम देना है। आ गया समझ में? खूब खटवाना है और मजदूरी कम देना है, समझे कि नहीं? और इन लोगों ने माल को ढोने के लिए, फ्रांसीसियों ने माल को ढोने का मतलब क्या है? कि जितना ही सबसे बने हमको कृषि से या बगान से या जो भी खेती से जो धन आएगा, जो अनाज आएगा, उसको ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछा दिया। क्या कर दिया?
रेलवे लाइन, इधर से उधर जाने के लिए रेलवे लाइन का विकास किया, और चूंकि वहां पे समुद्रों से ज्यादा यात्रा होती थी, बंदरगाह बनवाए। क्या बनवाए? रेलवे लाइन और बंदरगाह का विकास किया। माल ढोने के लिए क्या चीज का? रेलवे लाइन और क्या चीज? बंदरगाह। बंदरगाह का विकास किया। बंदरगाह का क्या किया? विकास किया। समझ में आ रही है बात? है कि नहीं? अब जो है यहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहां के? वियतनाम के विद्वान जो लोग हैं, विद्वान लोगों ने क्या किया? देखिए, वियतनाम में धर्म जो चलता था वह हिंद चीन में दो तरह के धर्म चलते थे। एक चलता था क्या चीज? बौद्ध धर्म। एक क्या चलता था? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा ध्यान से। हिंद चीन में हम लोग माने हिंद चीन में बोले, यानी कि वियतनाम की अगर बात करें तो यहां पे धर्म जो था या तो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के लोग थे काफी ज्यादा, यहां पे बौद्ध धर्म था, और दूसरा जो था कन्फ्यूशियसवाद था। क्या था? कन्फ्यूशियसवाद, है ना? क्या था? कन्फ्यूशियसवाद। क्या था? कन्फ्यूशियसवाद। ये कन्फ्यूशियसवाद क्या है? तो जिस तरह से हम लोगों के यहाँ बड़े बड़े महात्मा होते हैं, समझे कि नहीं, उसी प्रकार से चीन के महात्मा ही थे जिनका नाम क्या था? कन्फ्यूशियसवाद। समझे कि नहीं? तो क्या होता था यहां पे? फ्रांसीसी लोग क्या कर रहे थे? एक काम और कर रहे थे, विकास तो कर ही रहे थे। फ्रांसीसी लोग जबरदस्ती तरीके से धर्म को बदलवा रहे थे। धर्म को बदलवा कर ईसाई बना रहे थे। ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। ईसाई धर्म में क्या कर रहे थे? परिवर्तित कर रहे थे। किसी को लोभ देकर के, कुछ पैसा कौड़ी देकर के ईसाई धर्म में उनको ले जा रहे थे, किसी को डरा धमका करके ले जा रहे थे, किसी को बुराई और बड़ाई करके ले जा रहे थे। मतलब किसी भी तरह से, है ना, फ्रांस के लोगों ने सोचा कि तमाम वियतनामियों को क्या कर दिया जाए? ईसाई बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ईसाई बना दिया जाए। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए क्या हुआ। तो हिंद चीन के वियतनाम में दो तरह के धर्म थे, एक बौद्ध धर्म था और एक कन्फ्यूशियसवाद था। कन्फ्यूशियसवाद जो चीन के, है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ तो आसाराम बापू सब तो चल गए जेल में, राम रहीम चले गए जेल में, है कि नहीं? ये सब तो अपने मैंने ये सब धर्म के जो ठेकेदार थे, है कि नहीं? तो ये सब क्या की है ना, कन्फ्यूशियसवाद को मानने वाले लोग थे, क्योंकि इनकी बात से ये लोग क्या थे? सहमत थे। क्या थे? इन लोग सहमत थे और इनकी बात समझते थे। उस समय तक 1 लाख लोगों को ईसाई में बदल दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। इस समय तक 1 लाख से अधिक वियतनामियों को ईसाई बना दिया गया था। ईसाई बना दिया गया था। आज भी देखिए ना, भारत में देखिए ना, हम ही लोग के यहाँ देखिए ना, बहुत सारे लोगों को क्या बनाया जा रहा है? ईसाई। पैसा दे करके ईसाई, तुम गरीब हो, लो पैसा, घर बनाओ, मकान बनाओ, शादी विवाह करो, लेकिन ईसाई धर्म से करो। ईसाई में परिवर्तित कर रहे हैं, है कि नहीं? धर्म नहीं बदलना चाहिए, जल्दी याद रखिएगा, है कि नहीं? ईसाई धर्म में परिवर्तित तब तक कर दिए थे। अब यहाँ के जो विद्वान लोग थे, कहाँ के? हिंद चीन के, इन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इन लोगों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ विद्रोह किया। इन लोगों ने फ्रांसीसियों के साथ क्या किया? विद्रोह किया। समझ में आ रही है बात? इन लोगों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। चूंकि ये लोग विद्वान थे, इसलिए इस विद्वान को अंग्रेजी में स्कॉलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉलर्स। समझे कि नहीं? स्कॉलर्स मीन्स क्या चीज? विद्वान। इन लोगों का जो विद्रोह हुआ, इसको हम लोग कहते हैं 1868 में हुआ था स्कॉलर्स विद्रोह। क्या कहते हैं? स्कॉलर्स विद्रोह। आ रहा है समझ में? एक एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं? स्कॉलर्स विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्कॉलर्स विद्रोह। तो देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ है ना कि हिंद चीन के विद्वान, हिंद चीन के विद्वानों ने क्या कर दिया, विद्रोह। कब किया, 1868 ईस्वी में, 1868 में ना, है कि नहीं, 1868 की बात है, 1868, हाँ 1868 ईस्वी में, ठीक है ना, 1868 ईस्वी में हिंद चीन के विद्रोह कर दिया, जिसको क्या कहा जाता था, स्कॉलर्स विद्रोह। क्या कहा गया, स्कॉलर्स विद्रोह। आ गया समझ में, क्या कहा गया, स्कॉलर्स विद्रोह। और 2 क्षेत्रों में जबरदस्त विद्रोह हुआ। कितने क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में, याद रखिएगा, 2 क्षेत्रों में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया फ्रांसीसियों के खिलाफ। एक का नाम था हाय तिएन प्रांत। क्या नाम था, हा तिएन प्रांत, हा तिएन प्रांत। एक जगह में हुआ, एक जगह, और दूसरा जगह जो विद्रोह हुआ वह था न्यू अंगू। क्या नाम था, न्यू अंगू अंत प्रांत, न्यू अंगू अंत प्रांत। ये 2 जगहों में जबरदस्त विरोध हुए, समझे कि नहीं। इन 2 जगहों में क्या हुए, जबरदस्त विद्रोह हुए। तो क्लियर हो गया, इन 2 जगहों में क्या हो गए, जबरदस्त विद्रोह हुए। और इसके बाद धीरे धीरे कैसे हम लोगों के यहां महात्मा गांधी, तो सुभाष चंद्र बोस सब विद्रोह करते रहते थे हमेशा समय समय पर, उसी प्रकार से वहां भी बहुत तरह का आंदोलन होते रहा हमेशा। जैसे अभी तो ये विद्वानों का आंदोलन हुआ, इसके बाद एक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है हुआ आंदोलन, है ना। क्या नाम है, हुआ आंदोलन, है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या नाम है, हुआ आंदोलन, समझे कि नहीं। और ये जो इसके जो नेता थे, इस आंदोलन के जो नेता थे, उनका नाम तो नाम रहेगा, तिर रहेगा, है ना। उनका नाम था हुइन फूसो, है ना। क्या नाम था, हुइन फूसो, इस तरह से नाम था। क्या नाम था, जोर से बोलिए, हुइन फूसो, समझे कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फूसो। क्या नाम था इनका, हुइन फूसो, समझे कि नहीं। सब दिया हुआ है किताब में, सब लिखा हुआ, हम किताब से बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक चीज किताब में मिलेगा, है कि नहीं। आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं। हुइन फूसो, ये जो क्रांति हुई थी यह 1939 में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी, 1939 ईस्वी में हुई थी। जबरदस्त ये हुआ था। इसमें हुआ क्या था, देखिए, है ना। ये कैसी क्रांति थी, ये कैसी क्रांति थी, ये जो मैंने आंदोलन था, ये जो आंदोलन था, ये जो हुआ आंदोलन था, यह क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन था। और क्रांतिकारी नहीं था, क्रांतिकारी के साथ साथ यह धार्मिक आंदोलन भी था। कैसा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन। यह कैसा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन। देखिए, धार्मिक आंदोलन था। अब देख लीजिए यहां पे, ये जो आप देख रहे हैं, हुइन फूसो क्या थे, कह सकते हैं तो ये समाज सुधारक थे। ये क्या थे, समाज सुधारक। इनकी बात लोग, समाज के लोग सुनते थे, है ना। इनका कहनाम था शराब मत पियो, शराब के सख्त खिलाफ थे। इनका कहनाम था जुआ मत खेलो, घर बर्बाद हो जाते हैं। इनका ये था झूठ मत बोलो, है ना। अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रहो, तभी आपकी तरक्की होगी, और अपने देश के लिए लड़ो, समझे कि नहीं। इनका कहनाम था क्या चीज, है ना, जुआ मत खेलो। जुआरियों से बहुत खिलाफ थे ये, है ना। शराब के बहुत खिलाफ थे, है कि नहीं। झूठ बोलने के खिलाफ थे, गरीब लोगों की मदद करने वाले थे, है ना। सेवा सत्कार पर ये विश्वास रखते थे। इनका कहनाम था कि गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इनका कहनाम था कि माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ा, है ना, पुण्य का काम है। गरीबों की मदद करना पुण्य का काम है। यानी कि कुल मिला जुला करके ये क्या करते थे, बहुत अच्छी शिक्षा लोगों को देते थे। और इनके पास अलौकिक शक्ति थी। इनके पास क्या था, अलौकिक शक्ति। इनमें अलौकिक शक्ति थी। कैसे, आज हम लोग देखते हैं धीरेन्द्र बाबा का,
है ना। बागेश्वर धाम वाले बाबा का हम लोग कहते हैं ना कि अलौकिक शक्ति, बाबू कैसे जान जाते हैं सब, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से इनके पास क्या थी, एक अलौकिक शक्ति थी। इस बात से फ्रांसीसी डरने लगे कि बाप रे बाप, इनका अनुयायी कितना है। आज धीरेन्द्र बाबा कहीं खड़े हो जाते तो कितना भीड़ लग जाता है कि नहीं लग जाता है, जाम हो जाती है, शहर बंद हो जाते हैं, ऐसी हो जाती थी। इनके इस प्रभाव से इनके भक्त बढ़ते जा रहे थे। इनके भक्त क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इनके अनुयायी क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इनके अनुयायी क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इनके कतारें बढ़ रही थी, भक्त बढ़ रहे थे, है ना। फ्रांसीसियों को डर हो गया। फ्रांसीसियों को क्या हो गया, डर हो गया। अब फ्रांसीसियों को क्या हो गया, फ्रांसीसियों को क्या हो गया, डर हो गया कि जो चाहेगा वही करवा देगा, है कि नहीं। फ्रांसीसी लोग ने इनको क्या किया, फ्रांसीसियों ने है ना, हुइन फूसो को पागल घोषित करवा दिया, पागल घोषित करवाया। अब पागल घोषित, पागल है, और साथ ही जेल में बंद करवा दिया। जेल में क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। देख लिया ना, जेल में क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। अब बताइए भक्त लोग शांत रहेगा, भक्त लोग जो है और आग बबूला हो गया कि हमारे महात्मा को, हमारे हुसो को, है ना, हुइनफोसो को, है ना, जेल में बंद करवा दिया, पागल घोषित करवा दिया। ऐसा हो नहीं सकता है, ये हम लोगों के गुरु है, हम लोगों के देवता है। ये विद्रोह भयंकर हो गया। विद्रोह क्या हो गया, भयंकर। विद्रोह क्या हो गया, और बढ़ गया, है ना। विद्रोह और क्या हो गया, भड़क गया। विद्रोह और ज्यादा भड़क गया। फ्रांसीसियों ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। विद्रोहियों ने कहा कि नहीं, आपको बात पर विश्वास नहीं है। बोला कि डॉक्टर से हम चेक करवा करके आपको बता देते हैं, है ना। फ्रांसीसियों ने क्या किया, एक डॉक्टर को भेजा, जाकर करके देखा, डॉक्टर को चेता दिया कि एकदम पागल घोषित कर देना है। डॉक्टर को चेता दिया कि एकदम पागल घोषित करना है कि जो है ना, हुइनफोसो क्या है, पागल है। क्या है, पागल है। समझे कि नहीं। डॉक्टर गया उनका इलाज करने के लिए, उनका देखने के लिए। डॉक्टर वो उनका दीवाना हो गया। समझे कि नहीं। जिस डॉक्टर को भेजा गया है ना कि उनको पागल घोषित करवा, डॉक्टर को भी जब ये कुछ बात बताए, डॉक्टर वो इनका भक्त हो गया। बोला कि नहीं, बाहर निकल के डॉक्टर कहा कि पागल नहीं है। डॉक्टर क्या कहा, पागल नहीं है। अब तो और गुस्सा बढ़ गया वियतनामियों का कि डॉक्टर ने कहा है कि हमारे देवता पागल नहीं है, हमारे जो ईश्वर हैं हुइनफोसो पागल नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं बात। अब फ्रांसीसियों को है कि नहीं, स्थिति भयंकर नजर आने लगी। अब फ्रांसीसी डरने लगे कि क्या होगा। विद्रोह बढ़ गया था कि हमारे ये करो वो करो। फ्रांसीसियों ने हुइनफोसो को वियतनाम से बाहर निकाल दिया। वियतनाम से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उनको किसी गंतव्य स्थान पर भेज दिया जहां पर सबको जाना संभव नहीं है। और ऐसा होता है कि धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। बेटे के मर जाने के बाद तो लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं। बाप माई मरने के बाद तो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो यहां से हटा दिए गए, वियतनाम से हटा दिए गए, तब जाकर के धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, शांत हो गया। आंदोलन क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आ गई बात। और इस प्रकार से इस आंदोलन को शांत करवाया गया। तो विद्रोह और ज्यादा भड़क गया, है ना। डॉक्टर भेजा गया, क्या भेजा गया, डॉक्टर भेजा गया कि पागल घोषित करो, कि पागल घोषित करो। लेकिन इनके प्रभाव से डॉक्टर भी भक्त बन गया। डॉक्टर भी इनका भक्त बन गया। विद्रोह और क्या हो गया, बढ़ गया। विद्रोह और क्या हो गया, और बढ़ गया। विद्रोह और क्या हो गया, बढ़ गया। विद्रोह और बढ़ गया। फिर इन्हें वियतनाम से बाहर किया गया। वियतनाम से बाहर
किया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन, धीरे धीरे यह आंदोलन फिर दबा, आंदोलन दबा। आया समझ में? अब देख लीजिए आगे, आंदोलन क्या हो गया? शांत हो गया। अब देखिए दो चीज और समझ लीजिए। देखिए अब आते हैं फान बोई चाउ। क्या नाम है इसका? फान बोई चाउ और फान चू त्रिंग, है ना? ये दो व्यक्ति थे, है ना? कौन कौन? दो व्यक्ति। कौन कौन? फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या चीज? फान चू त्रिंग, फान चू त्रिंग। समझे कि नहीं? देखिए ये कहते थे क्या चीज? फान बोई चाउ क्या कहते थे? फान बोई चाउ का कहनाम था, अब इनके बाद जो आए आदमी सो, फान बोई चाउ का कहनाम था कि राजा की सहायता लेकर के, राजा की सहायता लेकर के फ्रांसीसी को भगाओ, वियतनाम को आजाद करो। फ्रांसीसियों को भगाओ और वियतनाम को आजाद करो। जबकि इनका कहनाम था कि नहीं, रजबों को मत शामिल करो, रजब राजा को भी हटाओ और फ्रांसीसी को भी भगाओ, जनता का शासन होगा, लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोक। ये कहते थे कि राजा की सहायता से फ्रांसीसियों को भगाओ, फ्रांसीसियों को भगाओ और वियतनाम को क्या करो? आजाद। वियतनाम को क्या करो? आजाद। इनका कहना था कि राजा प्लस फ्रांसीसी सबको हटाओ, सबको हटाओ, वियतनाम को आजाद कराओ, वियतनाम को जनता लोग आजाद करो, जनता लोग आजाद करो, लोकतंत्र अपनाओ। क्या चीज? लोकतंत्र। आगे समझ में? ये क्या कहते थे? लोकतंत्र। समझे कि नहीं? चीन का एक विद्वान आदमी, चीन का एक विद्वान थे जिनका नाम था लुसान किसाऊ। क्या नाम था उनका? लुसान किसाऊ। ये उनसे फान बाउ चाउ से मिले। किससे मिले? फान बाउ चाउ से, इससे मिले। विद्वान आदमी जिसका नाम था लुसान किसाऊ। क्या नाम था इसका? लुसान किसाऊ। ये क्या था? चीन का विद्वान आदमी, चीन का विद्वान आदमी। किससे मिला? फान चाउ से मिला, है ना? और इनके प्रभाव से प्रभाव में आ गया। इसमें आ गया प्रभाव में, और एक किताब लिखा इसने। क्या लिखा? किताब। उसने किताब जो लिखा वो किताब काफी प्रभावित करती है, जिस किताब का नाम था द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, है ना? ये आता है क्वेश्चन। क्या नाम है इसका? द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ, द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, ऑफ वियतनाम। कब लिखा था? 1941 में। याद रखिएगा कब लिखा गया था? 1941 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1941 ईस्वी में। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। इस बात के बारे में उस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि नहीं? और कैसे फ्रांसीसी लोग वियतनाम की हिस्ट्री को समाप्त कर रहे हैं, है ना? वहां के इतिहास को समाप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? इस तरह की बात उसमें लिखा गया था। पूरी बातें इसमें कहानी में पढ़ने के लिए मिलेगा। द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम किताब में, जो 1941 में। किसने लिखा था? लुसान किसाऊ ने। किससे मिलकर के? फान बोई चाउ से मिलकर के। फान बोई चाउ ये समाज सुधारक थे, समझे कि नहीं? जिस तरह से महात्मा गांधी, ये सब जो थे इस टाइप के व्यक्ति थे इन लोग दोनों, समझे कि नहीं? और उनसे मिलकर के ये बातें लिखी गई। और तब आते हैं हो ची मिन्ह। क्या नाम है? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। क्या नाम है इनका? हो ची मिन्ह। इन्हीं के प्रयास से फ्रांसीसियों से छुटकारा मिल जाएगा और वियतनाम क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। इनके प्रभाव से हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह आएंगे, इनका प्रयास रहेगा। इन्हीं के प्रयास से फ्रांसीसियों से वियतनाम को छुटकारा मिलेगा, वियतनाम क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। बाकी की कहानी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।